नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जैसे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे ही सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले के लिए पढ़ाई निरंतर ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन लेना आपने छोड़ा तो आपकी मृत्यु निश्चित है। अगर आपने पढ़ाई करने छोड़ दिया तो आपकी बेरोजगारी निश्चित है, आपकी असफलता निश्चित है। तो सफलता का मूल मंत्र है लगातार लगे रहना। तो आप भी लगे रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। आपके डेली मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, एक दिन हिंदी का और एक दिन जीएस का। ये सभी मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी तैयारी के लिए और आपके प्रश्नों की समझ के लिए। जैसे प्रश्न इन मॉक टेस्ट में कराए जाते हैं वैसे ही आपकी परीक्षा में आते हैं, तो लगातार इनको करते रहिए। चाहे आपकी यूपी ट्रिपल एस सीपीईटी की परीक्षा हो, या मुख्य सेविका की परीक्षा हो, या बीडीओ 2018 की परीक्षा हो, या अन्य कोई परीक्षा, हर तरह के प्रश्नों का यहाँ पर समावेश होता है। तो लगातार इनको करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी मॉक टेस्ट 19। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें। तो हिंदी मॉक टेस्ट 19 में आज आपका पहला प्रश्न है, ऋषि का स्त्रीलिंग है। बताइए, आपका पहला प्रश्न है, ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ऑप्शन है आपके ऋषिणी, ऑप्शन बी ऋषि पत्नी, ऑप्शन सी ऋषिका, ऑप्शन डी ऋषि। बताइए, ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। ऑप्शन ए ऋषिणी, ऑप्शन बी ऋषि पत्नी, ऑप्शन सी ऋषिका, या ऑप्शन डी ऋषि। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपका पहले का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, ऋषिका है। क्या है, ऋषिका। ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द आपका क्या है, ऋषिका। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द ऋषिका होगा, शेष तीनों अशुद्ध हैं। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये थोड़ा विवादित प्रश्न है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठकुरानी होगा, या ठकुराइन होगा, या ठकुरिन होगा, या ठाकुरी होगा। बताइए। प्रश्न नंबर 2 है आपका, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठकुरानी, या ठकुराइन, या ठकुरिन, या ठाकुरी। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए। दूसरे का ए आपका सही है। ठकुरानी होता है ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द। तो इसका थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं विवादित प्रश्न क्यों है। तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठकुरानी होता है, ठीक है। यहां आनी स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो जबकि डॉक्टर हरदेव बहारी की पुस्तक में हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग में पृष्ठ संख्या 73 पर ठाकुर का स्त्रीलिंग शब्द ठकुराइन लिखा है। तो जो आपके ऑप्शन में दिया है एक ठकुराइन, उसमें बड़ी की मात्रा लगा है, ठीक है। आपने अगर ध्यान से देखा हो, देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ठकुराइन, इसमें बड़ी की मात्रा लगा है। तो ये वाला आपका पूर्णतया गलत है, ठीक है। बड़ी की मात्रा वाला ये सर्वदा गलत रहेगा। लेकिन अगर आपका ठकुरानी नहीं दिया है ऑप्शन में और ये वाला ठकुराइन दिया है छोटी ई वाला, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठकुरानी और ठकुराइन दोनों होता है, लेकिन ठकुराइन में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। क्लियर है आपको। तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठकुरानी होता है। यहाँ आनी स्त्रीलिंग का प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया गया। तथा डॉक्टर हरदेव बहारी की पुस्तक हिंदी शब्द प्रयोग में आपका ठकुराइन शब्द भी दिया गया। तो ठाकुर का स्त्रीलिंग शब्द ठकुरानी और ठकुराइन दोनों होता है, लेकिन ठकुराइन में आपकी ई छोटी ई होनी चाहिए। क्लियर है आपको। ये ध्यान रखिएगा, आप मात्रा का ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो ए ऑप्शन है आपका तेज, बी ऑप्शन है आपका बुद्धिमान, सी ऑप्शन है आपका मीठा, डी ऑप्शन है आपका पहला। वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो काफी ध्यान से करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरे का ए। तेज जो है आपका क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया धीमी हो रही है या तेज, धीमा तेज ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है आपको। तो प्रश्नगत विकल्पों में तेज शब्द क्रिया विशेषण है, बुद्धिमान मीठा ये गुणवाचक विशेषण है, एवं पहला जो शब्द यूज हुआ है ये क्रम सूचक विशेषण है। पहला दूसरा तीसरा चौथा ये क्या है, क्रम सूचक विशेषण है। बुद्धिमान मीठा उत्कर्ष अच्छा गंदा बुरा ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। और आपका जो तेज है धीमा है ये सब क्या है, ये क्रिया विशेषण है। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। बताइए निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। घर के या पेड़ सूख गए या घर के आंगन या डी ऑप्शन घर के आंगन में लगे पेड़। यूपी SSC वन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। बताइए निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए या घर के या पेड़ सूख गए या घर के आंगन या घर के आंगन में लगे पेड़। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो चौथे का आपका ऑप्शन सही होगा डी, घर के आंगन में लगे पेड़। ये संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है ना, घर के आंगन में लगे पेड़, किस पेड़ सूख गए, तो कौन सा संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है, संज्ञा पदबंध, तो आपका ये घर के आंगन में लगे पेड़। क्लियर है आपको। तो घर के आंगन में लगे पेड़ संज्ञा पदबंध है, क्योंकि बाकी नहीं पर पूरा निर्भर है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जो संज्ञा की तरह काम करे पदों का समूह, जब वाक्य में शब्द होते हैं उन्हें हम वाक्य के पद कहते हैं, और जो पूरा समूह संज्ञा के रूप में कार्य करे तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। क्लियर है आपको। उदाहरण, भारत के प्रधानमंत्री, रात को पहरा देने वाला। तो इन जिनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं आपका, वो आपके संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। यूपी SSC मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। ए संबंधवाचक, बी उत्तम पुरुष, सी मध्यम पुरुष, डी निजवाचक। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। ए संबंधवाचक, बी उत्तम पुरुष, सी मध्यम पुरुष, डी निजवाचक। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो पांचवें का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, निजवाचक। निजवाचक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर घनश्याम ने अपने आप का प्रयोग हुआ है ना यहाँ पर, तो ये निजवाचक हो जाएगा। ये अपना, ये मेरा, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दिए गए वाक्य में घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली में अपने आप शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यह एक निजवाचक सर्वनाम है। क्लियर है आपको। तो इससे पहले कि आपका अगला एक प्रश्न शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं बहुत ही जल्दी। तो मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 450 रुपये है। मुख्य सेविका गरिमा इस बैच का नाम है। टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर करके इससे जुड़ सकते हैं, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने मुख्य सेविका भर्ती में एक संकल्प लिया है कि मुझे अपना स्थान पक्का करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है और कम से कम रुपए में खर्च करके पढ़ाई करनी है, तो आपके लिए ये सबसे सुनहरा अवसर है। आप इस बैच से जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूती दें। इसमें आपको सभी क्लासेस की PDF दी जाएंगी, सभी नोट्स की PDF दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशंस भी आपको कराया जाएगा। इसके अलावा करंट की आपको PDF दी जाएगी और
आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे ऑफिशियल सिलेबस में उन सबकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इधर उधर से आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जो आपके विषय में होगा वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और आपके 100% गारंटी के साथ तैयारी करवाई जाएगी ताकि आपका सिलेक्शन हो। मेहनत आपको करनी होगी और कंटेंट हमारा होगा और आपको 101% सफलता मिलेगी। लगातार मेहनत करने वालों को हर हाल में सफलता दिलाएंगे, ये गारंटी है। तो मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच मात्र 450 रुपये में आप इससे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च कर लीजिए। ऊपर जो सर्च बॉक्स बना होता है वहां पर डायरेक्ट आप QRC हेल्प बगैर स्पेस दिए सर्च करेंगे, तुरंत मिल जाएगा। क्लियर है? QRC HELP QRC हेल्प सर्च कर लीजिए तो आपको लिंक मिल जाएगा। क्लियर है? वहां पर आप मैसेज करेंगे, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मुख्य सेविका गरिमा बैच मात्र 450 रुपये में आप 40 से 45 हजार की नौकरी पक्की कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला प्रश्न। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। आपका प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। ऑप्शन ए मिठाई, बी मीठापन, सी मीठा, डी चीनी। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। ए मिठाई, बी मीठापन, सी मीठा, डी चीनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो इधर उधर से भी थोड़े प्रश्न रखे जाते हैं क्योंकि कई बार आयोग इधर उधर से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठाई, मीठापन, मीठा, चीनी। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा छठे का? तो जो मिठास का विशेषण क्या होगा? मीठा, है ना। छठे का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है आपको? तो प्रश्नगत वाक्य जलेबी में मिठास अधिक है में रेखांकित शब्द मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसका विशेषण क्या होगा? मीठा होगा। क्लियर है आपको? एक एक चीज अच्छे से समझते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत ही ज्यादा मजबूत करते रहिए। निरंतरता आपको सफलता अवश्य दिलाएगी, ये 101% सही बात है। लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए, आपको 101% सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। अमीन परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उसका 7वें का उत्तर आपका सही होगा सी, है ना। उपदेशक विराम चिन्ह नहीं होता है, निर्देशक विराम चिन्ह होता है, लाघव विराम चिन्ह होता है और आपका विवरण भी विराम चिन्ह होता है। तो उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जबकि निर्देशक जो आप डैश बना देते हैं ये निर्देशक होता है। लाघव जब आप किसी सब बड़े शब्द को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसके आगे शून्य सा बना देते हैं, गोला, ठीक है, शून्य कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। तथा विवरण, तो ये जो आप बनाते हैं, ये एक बिंदी रखा, ये रखा, ये विवरण चिन्ह हो गया, ठीक है। जब किसी हेडिंग के आगे ये बनाते हैं आप, नीचे उसके सामने पूरी डिटेलिंग करते हैं तो विवरण चिन्ह लगाते हैं। चिन्ह विराम चिन्ह के भेद हैं। लाघव चिन्ह क्या है? किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उसके प्रथम अक्षर को लिखकर आगे शून्य लगा देते हैं तो उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे देखिए, पंडित को अगर हम पंडित लिखते हैं तो क्या करते हैं? पा लिखा और जीरो बना दिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया। तो जीरो यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है? लाघव चिन्ह का कार्य कर रहा है। डॉक्टर डॉ लिखा और उसके आगे जीरो बना दिया तो यहाँ पर जीरो किसका कार्य कर रहा है? शून्य। आपका ये आपका कार्य कर रहा है लाघव चिन्ह का। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, ये बराबर का चिन्ह बना है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। बताइए किस लिए यह प्रयुक्त होता है? विवरण चिन्ह के रूप में, तुल्यता सूचक में, या लाघव चिन्ह के रूप में, या संयोजक चिन्ह में। यहाँ पर चिन्ह लिखा है, चिन्ह होगा, ठीक है। इसको चिन्ह कर लीजिएगा, जैसे बाकी सब में लिखा है वैसे इसमें भी होगा। ये मिसटाइपिंग हो गई है। ये आपका लोअर की परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सभी प्रश्न आपके विगत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, तो हर प्रश्न आपको ध्यान से तैयार करना है। आपका प्रश्न है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो बताइए किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो 8वें का आपका उत्तर सही हो जाएगा बी, तुल्यता सूचक के रूप में विराम चिन्ह आपका प्रयुक्त होता है। क्लियर है? लोअर की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है आपका, तो ये समझ लीजिए इधर।
तुल्यता सूचक विराम चिन्ह है ये जो ये बना है आपका, दो लाइन ऐसे बनाते हैं जब आप किसी मैथ के सवाल में या किसी को बराबर लिखते हैं तो तुल्यता सूचक विराम चिन्ह होता है। शब्दार्थ अथवा गणित की तुल्यता सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिक्षित का शब्दार्थ लिखा हमने तो बराबर पढ़ा लिखा हो गया, ठीक है। और या फिर 3 + 3 तो गणित की तुल्यता इधर 6 हो गया बराबर, ठीक है। तो जो बराबर वाला चिन्ह होता है ये तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? बताइए कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए मात्र, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी क्रम, ऑप्शन डी मातृभूमि। बताइए कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए मात्र, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी क्रम और ऑप्शन डी मातृभूमि। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 9 का डी। अभी मैं इसको डिटेल में भी आपको बताऊंगा। तो 9 में डी में जो है आपका यहाँ पर री वाला चिन्ह, री वाला जो होता है अक्षर वो प्रयोग होता है, स्वर, यहाँ पर रा नहीं होता है। क्लियर है आपको? तो मातृभूमि शब्द में रा व्यंजन नहीं है। कैसे नहीं है? इसका वर्ण विन्यास करते हैं और समझते हैं। वर्ण विन्यास, माँ का जब वर्ण विन्यास करेंगे तो माँ हलंत में माँ आया प्लस आ की मात्रा ही तो बड़ा था, प्लस ता का वर्ण विन्यास करेंगे तो यहाँ पर देखिए री आया है, रा नहीं आया है ना। तो री यहाँ पर है, रा नहीं है, तो इसलिए मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। मात्र में देखिए रा आया है, क्रम में आपका रा आया है और मूर्धा में भी आपका रा आया है। जब आपका ये वाला चिन्ह बने किसी अक्षर में, ये वाला रा का ये वाला चिन्ह बने तो ये आपका री का चिन्ह होता है। किसका? री का चिन्ह होता है। मातृ हो या पितृ हो, है ना, ये वो मातृभूमि, गृह जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर ये री वाला ये प्रयोग करते हैं, है ना। गृह, गृह विज्ञान जब लिखते हैं ना, गृह विज्ञान जिसको पढ़ते हैं आप, जल्दबाजी में लोग गृह विज्ञान पढ़ देते हैं लेकिन वो गृह विज्ञान होता है। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? बताइए। ठा, दा, धा, ड़ा। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो टा वर्ग में नहीं आता है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? परिचालक परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? ठा, दा, धा, ड़ा। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 10वें का आपका सही होगा सी, जो धा है आपका टा वर्ग में नहीं आता है। क्लियर है आपको? तो दिए गए वर्णों में से धा वर्ण टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 5 वर्ग हैं तथा प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन शामिल हैं। इन वर्गों का नाम वर्ग के पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है। ठीक है, इन वर्गों का नाम वर्ग के पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है। तो दिए गए वर्णों में से धा वर्ण टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 5 वर्ग हैं तथा प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन शामिल है। क्लियर है आपको? तो कौन कौन से वर्ग हैं और कौन कौन से व्यंजन है उसको देख लीजिए आप। का वर्ग में क्या क्या आता है? का, खा, गा, घा, इंग्या। चा वर्ग में क्या क्या आता है? चा, छा, जा, झा, इया। और टा वर्ग में क्या क्या आता है? टा, ठा, डा, ढा, ढा। और ता वर्ग में क्या आता है? ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में क्या आता है? पा, फा, बा, भा, मा। क्लियर है आपको? तो इसी तरीके से आप डेली इनका रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन की डिटेलिंग भी पढ़ते रहिए, समझते रहिए, तो आपका टॉपिक भी साथ में तैयार होता रहेगा और पूरा क्विक रिवीजन आपका होता रहेगा। इन मॉक टेस्ट में जरूर आपके 20 से 21 प्रश्न होते हैं, लेकिन सभी प्रश्नों की जब आप डिटेलिंग को कैलकुलेट करेंगे तो आपके 35 से 40 प्रश्न हो रहे होते हैं। समझ रहे हैं ना आप? का वर्ग कंठ से बोला जाता है ना। अगला है आपका ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है? बताइए ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है? गांठ है या ये वाला गांठ है या गट्ठी है या गुत्थी है? बताइए। कपिल शर्मा वाली गुत्थी मत समझ लेना है ना। तो UPSSC कृषि प्रावधिक परीक्षा 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका, ग्रंथि का तद्भव शब्द कौन सा है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ग्रंथि का तद्भव शब्द कौन सा है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 11वें का आपका जो A है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, गांठ होता है। ग्रंथि का तद्भव क्या होता है? गांठ होता है ना। तो ग्रंथि का तद्भव रूप गांठ होता है। आपका अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताइए इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? गाय है या गो है या गे है या गैया है? वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो प्रश्न आपके सभी महत्वपूर्ण हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए।
ABCD में बताइए कौन सा शब्द आपका तत्सम है। तो 12वें का आपका बी तत्सम है, बाकी सब आपके तत्सम नहीं है। तो गो को आप तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द कौन होते हैं? जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में प्रयोग कर लिए गए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो गो गाय का तत्सम है, गैया देशज शब्द है तथा गाय तद्भव शब्द है। गाय कैसा है? तद्भव। जो गैया है आपका देशज शब्द है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी देशज शब्द भी पूछ लेता है परीक्षा में। तो गेहूं शब्द का तत्सम शब्द बताइए। गेहूं का जो शब्द है उसका तत्सम शब्द क्या होगा? ये यूपी आरओ परीक्षा 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो गेहूं शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? गोधूम होगा या गोहूं होगा या गोहुम होगा या गोधूम होगा? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गेहूं शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 13 का A, गोधूम। है ना? क्लियर है आपको? तो इसको लगातार पढ़ते रहिए। कई कई चीजें जो हैं आप पहली बार देखेंगे, कई चीजें आपने कई बार देखी हो चुकी होंगी। कुछ प्रश्न आपको जो पढ़ चुके हैं आप वो आसान लगने लगेंगे आपको, और कुछ आपने जो नहीं देखे वो आपको कठिन लग सकते हैं। लेकिन निरंतरता बनाए रखेंगे तो परीक्षा में आपको सभी प्रश्न आसान लगेंगे। तो गेहूं का तत्सम शब्द गोधूम होता है। क्या होता है? गोधूम होता है। निरंतरता बहुत ही जरूरी है। आपकी निरंतरता ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी गारंटी होती है। एक शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, बताइए कौन सा उपसर्ग है? अचरज में प्रयोग हुआ है या अधकच्चा में प्रयोग हुआ है या अखरोट में प्रयोग हुआ है या अचकर में? उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, जब उनको अलग करें तो शब्द का सही अर्थ निकलना चाहिए। अगर यहाँ पे अचरज में आप क्या कुछ भी अलग करेंगे तो नहीं निकलेगा अर्थ। अखरोट में करेंगे तो भी आपका नहीं निकलेगा। खरोट कोई शब्द नहीं होता है, ना रोट कोई शब्द होता है। अचकन में करेंगे तो भी आपका कोई शब्द नहीं निकलेगा सार्थक, केवल एक सार्थक शब्द निकलेगा इसमें 14वें में बी में, अध कच्चा। जब अध को कच्चा से अलग करेंगे तो कच्चा एक सार्थक शब्द निकल रहा है आपका, है ना? तो यहाँ पर एक उपसर्ग किस में प्रयोग हुआ है? अध कच्चा में प्रयोग हुआ है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो अधकच्चा शब्द में अध उपसर्ग का प्रयुक्त हुआ है। अध का अर्थ आधा होता है। क्लियर है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? लगातार करते रहिए। और एक उपसर्ग नहीं है। तो आज आपको धरती के पर्यायवाची 5 लिखने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आज आपको धरती के 5 पर्यायवाची लिखने हैं। 5 पर्यायवाची धरती के। क्लियर है? तो अच्छे से पढ़िएगा, और उनको अच्छे से अगर आपको नहीं आ रहे तो किताब में जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे आसान चीज है ये, आपको आनी ही चाहिए धरती के पर्यायवाची। तो एक में उपसर्ग नहीं है, बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? अधन्ना, अधूरा, अरहर या अधर्म? बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग नहीं है, कौन से शब्द में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 15वें का सी। अरहर तो एक नाम है दाल का ना, दाल का नाम है, तो इसमें कहां से उपसर्ग आ जाएगा? तो अरहर एक नाम है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं हुआ है, क्योंकि हर अलग करेंगे तो भी नहीं आएगा ना। तो शेष शब्दों में उपसर्ग है। अरहर एक स्त्रीलिंग शब्द है। अरहर कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? नी है, धानी है, ई है या आनी है? यूपर ट्रिपल एससी वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली कहानी होती है इसमें। सावधानी में सबको आनी आनी दिखता है, लोग आने टिक करके चले आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं सही है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है आपका? सी, ई। सावधान धन ई, तो सावधानी बना है, लेकिन लोग उसको साव प्लस सावध और प्लस आनी जोड़ के सावधानी कर देते हैं, है ना? तो सावधानी में ई प्रत्यय है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग ये सरल सरल से क्वेश्चन परीक्षा में गलत कराते हैं और फिर पछताते हैं बाद में, कहते हैं अरे यार ये क्या हो गया। बारीकियों को ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए। तो सावधानी शब्द ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्लियर है आपको? वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर है आपको? प्रत्यय किन्हें कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं या उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ई प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द क्या हैं? किसानी, किसान में ई जोड़ा, बदमाशी, बदमाश में ई जोड़ा, महाजनी, महाजन में ई जोड़ा, दलाली, दलाल में ई जोड़ा, और जालसाजी। ठीक है, तो जालसाज में ई जोड़ दिया। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द कौन का चयन कीजिए? बताइए, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए।
ऑप्शन ए वितृष्णा, ऑप्शन बी वितृष्णा, या ऑप्शन सी तृप्ति, या ऑप्शन डी आपका लोभ। तो ए और बी आपके एक ही जैसे ऑप्शन हो गए यहाँ पे, है ना। बताइए तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द क्या है, बताइए। वितृष्णा या वितृष्णा या तृप्ति या लोभ। तो ए भी आपके एक ही जैसे ऑप्शन हो गए हैं। तो 17 का आपका चाहे ए आप सही मान लीजिए चाहे बी सही मान लीजिए, है ना, दोनों सही है। तो यूपी कृषि प्रावधिक परीक्षा में आपका पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। क्लियर है आपको। तृष्णा का शब्द होता है, विलोम शब्द होता है वितृष्णा। क्लियर है। जबकि तृप्ति अतृप्ति का विलोम है और लोभ का विलोम त्याग होता है। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, राग शब्द का विलोम बताइए। राग शब्द का विलोम बताइए। अनुराग, विराग, आसक्ति, अनुरक्ति। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर स्टूडेंट परीक्षा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। राग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग होगा या विराग होगा या आसक्ति होगी या अनुरक्ति होगी? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 18वें का आपका बी सही हो जाएगा, विराग। राग शब्द का विलोम क्या होगा? विराग होगा। क्लियर है आपको। तो राग शब्द का विलोम विराग होता है, जबकि अनुराग राग का समानार्थी शब्द है। आसक्ति का विलोम शब्द अनासक्ति तथा अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, यातुधान का पर्यायवाची शब्द है। बताइए यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या है? वशन है, आग है, अश्रु है, निश्चर है। चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या है? वशन, आग, अश्रु, निश्चर। तो 19 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निश्चर जो है जो यातुधान का पर्यायवाची शब्द है। तो यातुधान का पर्यायवाची शब्द आपका निश्चर, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, सुरारी और रजनीचर है। वसन का पर्यायवाची कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर। और आग का पर्यायवाची अग्नि, अनल, पावक, वहिन, हुताशन। और अश्व का पर्यायवाची क्या होगा आपका? घोड़ा, तुरंग, वाजी, खोटक, है, सैंधव और रविसूत, है ना। तो आपको धरती के पर्यायवाची आज कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ध्यान रखिएगा, भूलना बिल्कुल मत। कमल का पर्यायवाची शब्द है। बताइए कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंबर है क्या, या दिनकर है, या नीरज है, या पुष्प है? बताइए कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 का सी। नीरज जो है आपका ये कमल का पर्यायवाची है। देखिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न। तो कमल के पर्यायवाची आप रट्टा मार लीजिएगा। यूपीएस डया एग्जाम में पूछा गया, कानून को भर्ती परीक्षा में पूछा गया और जूनियर इंजीनियर परीक्षा में पूछा गया, सेम प्रश्न है। और अलग तरीके से भी कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया होगा। तो कमल का पर्यायवाची आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमल का पर्यायवाची नीरज है। अंबर का पर्यायवाची आकाश, नभ, गगन, व्योम, अभ्र, शून्य, अंतरिक्ष आदि। दिनकर का पर्यायवाची सूर्य है। और फूल का पर्यायवाची पुष्प, कुसुम, प्रसून, पुष्प आदि, है ना। ये फूल के पर्यायवाची हैं। और अगला आपका प्रश्न है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। बताइए प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। लक्ष्य, हेतु, नियोजन या उद्देश्य। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? 21 का आपका सही हो जाएगा सी। नियोजन इसका समानार्थी शब्द नहीं है। तो नियोजन शब्द का प्रयोजन समानार्थी नहीं है। क्लियर है आपको। नियोजन का अर्थ नियुक्ति करना होता है। हेतु, उद्देश्य एवं लक्ष्य प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं। क्लियर है आपको। यहाँ पर लक्ष्य होगा या छूट गया है तो आप वो देख लीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक कभी कभी टाइपिंग में हो जाती है। मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच जिसकी फीस मात्र 450 रुपये है, इससे आप जुड़ सकते हैं। और आपके टोटल 21 प्रश्न आज हो गए हैं।
तो कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी बताइएगा। और आज का आपका प्रश्न है कि धरती के 5 पर्यायवाची आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, तो इसका उत्तर भी आपको लिखना है। और बस ये छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूं कि मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच, मुख्य सेविका गरिमा बैच आप हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 450 रुपये है। अगर आप वाकई में दृढ़ संकल्पित हैं इस नौकरी के लिए, अपने लिए 40-45 हज़ार की नौकरी पक्का करना चाहते हैं, तो आप जरूर जुड़े। इस बात से आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। मात्र 450 रुपये में मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा। हर विषय की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। जितने भी विषय होंगे आपके, उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। करंट अफेयर्स की आपकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको दी जाएगी, नोट्स की पीडीएफ आपको दी जाएगी, और 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। मात्र 450 रुपये में आप 40 से 45 हज़ार की नौकरी का सफर तय कर सकते हैं। तो कोई भी रिस्क मत लीजिए और जरूर जुड़िए अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। क्यों हर्षी हेल्प सर्च करें टेलीग्राम पर, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है आपको? तो आज आपका हिंदी का मॉक टेस्ट 19 कंप्लीट हुआ। आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी की गारंटी हमारा चैनल लेता है, और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।